हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी बनाने को समिति गठित की गई है। एसओपी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। समिति में 10 सदस्य होंगे और समिति 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी बनाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। ये समिति 15 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके अपनी सिफारिशें शासन को सौंपेगी। सचिव पर्यटन के आदेश पर गठित समिति में 10 सदस्य होंगे। तो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ की सदस्य सचिव होंगी। सचिव नागरिक उड्डयन विभाग, सचिव आपदा प्रबंधन, महानिदेशक डीजीसीए, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, मौसम विभाग में नामित अधिकारी, केंद्र सरकार के हवाई क्षेत्र प्रबंधन के अधिशासी निदेशक, केंद्र सरकार के हवाई क्षेत्र यातायात प्रबंधन के अधिशासी निदेशक डीजीसीए और यूकाडा की ओर से नामित एक हेली सेवा ऑपरेटर और पायलट सदस्य होंगे। समिति हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के साथ भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एसओपी का गठन यहां पर करने की बात निकलकर सामने आ रही है। समिति का गठन होगा, 10 सदस्य उसमें शामिल होंगे और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाओं में खासा दुर्घटनाएं यहां पर देखने को मिली है, उनकी रोकथाम के लिए और भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी अब ये जो टीम के सदस्य हैं वो कार्यरत होते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि शायद प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और इसके अलावा क्योंकि अगर चारों धाम की अगर बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में जिस तरह से हैली संचालन किया जाता है, इसको लेकर के गृह सचिव जो है शैलेश बगोली, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और एक एसओपी यहाँ पर बनाई गई है कि किस तरह से यहाँ पर समिति काम करेगी। इस समिति में 10 लोगों की टीम बनाई गई है और ये जो समिति है ये 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और जो इसके अध्यक्ष होंगे ये शैलेश बगोली होंगे, जो गृह सचिव हैं, उन्हीं की निगरानी में समिति का गठन किया गया है। और जो तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि अगर हम सचिव पर्यटन के आदेश की अगर बात करें तो इसमें जो 10 सदस्यों की जो टीम बनाई गई है, इसमें उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग इसमें जो प्राधिकरण है वो भी, इसके सीओ भी इसमें सचिव होंगे। साथ ही साथ सचिव नागरिक उड्डयन विभाग और आपदा प्रबंधन महानिदेशक भी इसमें शामिल होंगे। मौसम विभाग को भी इसमें नामित किया गया है और उसमें इसके अधिकारी भी इस टीम में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी और किस तरह से हैली संचालन होना है प्रदेश में, इस तरफ भी सरकार विशेष फोकस कर रही है। क्योंकि अगर हम बीते 50 दिनों की अगर बात करें तो 50 दिनों में 5 दुर्घटनाएं हो गई हैं और अब तक इसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इसको लेकर के अब सरकार सख्त मोड में है और इस तरह से हमें सरकार ये चाहती है कि किस तरह से जो संचालन हो वो बेहतर तरीके से हो सके और लोगों में भय का माहौल भी न हो। और क्योंकि सरकार का पहले दिन से ही ये मानना था कि जो भी यात्री होंगे उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी और उनको किस तरह से यात्रा कराना है, उनकी सुलभ यात्रा होनी चाहिए, वो उस पर विशेष फोकस किया गया है। तो इसी के लिए जो टीम है यहाँ पर उसका गठन किया गया है, जो समिति है उसका गठन किया गया है। बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हेली सेवा में खासा जो कमियां देखने को मिली हैं और उसके चलते लोगों की जान पर बनाई है, 7 लोगों की मौत भी इस बार यहाँ पर देखने को मिली। ऐसे में खासा ज़रूरी हो जाता है कि हेली सेवाओं को लेकर इस समिति का गठन हो, तमाम तरीके के प्रयास यहाँ पर किए जाएँ ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें जो समिति में जो सदस्य रखे गए हैं, चाहे वो उड्डयन विभाग हो, इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग हो, इसके अलावा मौसम विभाग केंद्र हो, या फिर जो दुर्घटना जो होती है जिस तरह से विमान ब्यूरो हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि दुर्घटनाएं ना हो और इन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए और जो फैली हैं वो भी अच्छी तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें। क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया है कई बारी कि चाहे वो केदारनाथ की अगर हम बात करें तो इसकी प्राथमिकता ये होती है जब भी कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो उसका इंजन
पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लेकिन दरअसल उत्तराखंड में जो हेली संचालन जो कंपनियां हैं वो इस तरह की मनमानी करती हैं और इंजन बिना बंद किए हुए ही यात्रियों को बिठाने का काम करती है, उड़ाने का काम करती है। तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए, तमाम चीजें यहाँ पर देखने के लिए ये जो समिति है उसका गठन किया गया है। और आगे से इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, आगे से इस तरह की चीजें न हो, तो इस पर विशेष जो फोकस है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। चलिए हर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा है और द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति निकेतन आम जनता को समर्पित किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति निकेतन आम जनता को समर्पित किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति निकेतन की बात की जाए तो आम जनमानस को समर्पित भी कर दिया गया है। देखिए साहिल, आज की अगर बात करें तो आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उत्तराखंड दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। कल देर शाम को यहाँ पर पहुंची थी, देहरादून में पहुंची थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महामहिम राज्यपाल ने उनका स्वागत किया था। उनको देहरादून तक लाए थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर उनका रात्रि विश्राम किया गया था उनका। और इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है और इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज की अगर बात करें तो आज जो राष्ट्रपति निकेतन है वो उसमें कार्यक्रम के साथ साथ आज उसका भी उद्घाटन किया गया है। ठीक 9 बजे इस कार्यक्रम को किया गया था। इसके अलावा आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है जो कल, उसमें भी राष्ट्रपति अपना योगदान देने वाली हैं, उसमें शामिल होने वाली हैं। इससे पहले ही आज भी कई कार्यक्रम, कई उद्घाटन और कई शिलान्यास हुए हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो इससे भी खास है। इस मौके पर आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी इस मौके पर शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, और कई महीनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा काफ़ी खास भी माना जा रहा है हरीश, जिस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति निकेतन की बात करें तो आम जनता को समर्पित किया गया है। अब आम जनमानस भी राष्ट्रपति निकेतन में विजिट कर पाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर भी तमाम जो संभावनाएं हैं उन्हें तलाशा जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके और जो भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं और बेहतर आकर्षण का केंद्र यहाँ पर दिया जा सके। निश्चित तौर पर देखिए, जो राष्ट्रपति आशियाना हुआ करता था वो अब राष्ट्रपति निकेतन के नाम से भी जाना जाएगा। और ऐसे में जो आम जनमानस है उनके लिए राष्ट्रपति जो है निकेतन वो खोला गया है, उसका आज उद्घाटन भी हुआ है। और इसके अलावा जिस तरह से पर्यटन की दिशा में अगर बात करें तो सरकार चाहती है, चाहे हम देहरादून की बात करें, FRI की बात करें, इसके अलावा हम IMA की बात करें, तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर देखने लायक हैं जिनका आदमी इंतजार कर सकता है। तो वहीं आम आदमी के लिए जो राष्ट्रपति निकेतन है आज से वो आम लोगों के लिए खोला गया है। तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर जाकर के ये चीजें देख सकते हैं। लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आप बहुत शुक्रिया। तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना जन्मदिन मना रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव उपरबेड़ा में हुआ था। वो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सहजता, सरलता, सौम्यता और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुदीर्घ उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। वहीं उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 33 IAS और 24 PCS के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के DM भी बदल दिए गए हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सीएम धामी की अगुवाई वाली सरकार ने देर रात 2 अलग अलग आदेश जारी कर
57 अधिकारियों के तबादले पर मोहर लगाई। आदेश में कहा गया कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। तबादला आदेश के अनुसार कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। इन जिलों में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी जिले शामिल हैं। प्रतीक जैन को रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी बना दिया गया है। मनीष कुमार को चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत कुमार आर्य को उत्तरकाशी का डीएम बनाया गया है। स्वाति भदौरिया को पौड़ी गढ़वाल का डीएम बना दिया गया है। पौड़ी के डीएम की जिम्मेदारी देख रहे आशीष कुमार को यूकाडा की जिम्मेदारी दे दी गई है। पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो इनमें रामनजी शरण शर्मा को अल्मोड़ा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। शिव कुमार बरनवाल को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव बना दिया गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक के दौरान उत्तराखंड की ओर से रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर शासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड की ओर से रखे जाने वाले बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय की भावना से ठोस और यूनिक प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जो प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की नीति को गति दे सके। सीएम धामी राज्य से संबंधित ऐसे तमाम बिंदुओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य में बच्चों के पोषण, शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य ही राज्य और देश का भविष्य है। उनके समग्र विकास के लिए एक समेकित और लक्ष्य आधारित योजना बनाई जाए। उधर केदारनाथ यात्रा से स्थानीय लोगों की किस्मत चमक गई है। 48 दिन में 300 करोड़ का कारोबार केदारनाथ यात्रा में हुआ है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में 300 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। प्रतिदिन 24,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 32 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 48 दिन की केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर, हेली सेवा, डंडी कंडी सहित होटल, रेस्तरां, व्यापारियों ने 300 करोड़ का कारोबार किया है। इस बार 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले गए। 18 जून को बाबा केदार के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 11.40 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 1 महीने का औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 24,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों के संचालन से 67 करोड़ और हेलीकॉप्टर सेवाओं से 60 करोड़ की कमाई हुई। होटल, रेस्टोरेंट से 150 करोड़ का कारोबार हुआ। केदारनाथ धाम यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक। 20 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग पार करने के बाद हिमालय पर्वत की गोद में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पाते हैं। इस कठिन पैदल धार्मिक यात्रा में घोड़े खच्चरों का बेहद अहम योगदान भी होता है। तो केदारनाथ धाम की बात करें, स्थानीय लोगों की किस्मत चमक गई है। केदारनाथ यात्रा में 300 करोड़ का कारोबार हुआ है। घोड़ा खच्चर संचालन से 67 करोड़ की आय हुई है। केदारनाथ हेली सेवा से 60 करोड़ का कारोबार हुआ है। डंडी कंडी से 2 करोड़ की कमाई की गई है। टैक्सी संचालन की बात करें तो टैक्सी संचालन से 14 करोड़ की आय हुई है। होटल प्रतिष्ठानों ने भी 150 करोड़ का कारोबार किया है। उधर पंचायती त्रिस्तरीय चुनावों की सरगर्मियां पहाड़ी जिले बागेश्वर में भी तेज है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती सीटों पर तय किया गया आरक्षण बागेश्वर के ग्रामीणों को रास नहीं आ रहा है। बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक में आरक्षण पर दर्ज बड़ी संख्या में आपत्तियों में कुछ सुनवाइयों से ग्रामीणों में असंतोष है। तो पंचायती सीटों में आरक्षण पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि आरक्षण तय करने में प्रदेश सरकार द्वारा बागेश्वर जिले के अधिकतर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को उम्मीदवारी का दोबारा मौका दिया गया है। पहाड़ में महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में अधिक मौके देकर प्रधानपतियों का एक तरफा राज पहाड़ों के गांव में चल रहा है। हमारे वहाँ ग्राम पंचायत गांधी से आए होंगे। हमारे वहाँ महिला सीट दोबारा रिपीट हो गई थी, तो इसमें जनता में आक्रोश था, हमने आपत्ति लगाई थी, जिसमें कुछ दुआ नहीं हो पा रहा है। अब आगे की प्रक्रिया पता नहीं क्या होती। अब हम चाह रहे थे कि महिला होता है आरक्षित, क्योंकि 80 वर्ग का वो रहा ना हमारे वहाँ,
उनको नहीं मिल पा रहा मौका। हम ऐसी महिला चाह रहे थे, और जो कि सामान्य महिला 2 बार रिपीट हो चुकी है। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अहम बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हरिद्वार और रुड़की के नए मास्टर प्लान पर सहमति बनी है, जिसे अब सार्वजनिक किया जाएगा और विभिन्न विभागों में इसे रखकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। गढ़वाल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान के साथ साथ लैंड यूज करने को लेकर भी ठोस फैसले किए गए हैं। शिवालिक नगर, भूपतवाला जैसे इलाकों में आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने की बढ़ती शिकायतों के चलते शिवालिक नगर को आगामी 1 महीने के लिए फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण या नक्शा पास नहीं होगा। शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय अव्यवस्थित विकास पर लगाम लगाने और शहरी योजनाओं को सही दिशा देने के प्रयासों का हिस्सा है। HRDA की 84वीं बोर्ड बैठक आहूत की गई थी। सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि थे, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर, जिलाधिकारी साहब थी। उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्रेहेंसिव मीटिंग हुई है, और उसमें मुख्य रूप से जो कटच नाले पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें यह अवगत कराया गया कि केवल 62 मीटर का कार्य बाकी रह गया है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसको तत्काल पूरा करें, और प्रयास ये हो कि बरसात के पहले यदि पूरा हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। उधर आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। रुड़की में उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक संयुक्त समन्वय बैठक की है, जिसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले के कई थानों के प्रभारी, चौकी प्रभारियों के साथ ही सीओ भी इंटरस्टेट बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डाइवर्जन, मुख्य कार्यक्रमों के दौरान पुलिस ड्यूटी और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही डीजे को लेकर पूर्व के नियमों को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई, ताकि यूपी और उत्तराखंड जिलों के पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कैसे काम करें, इस पर गहन मंथन किया जा सके। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, रुड़की पुलिस की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था, हम सहारनपुर से। तो हमने जो एक संयुक्त रूप से जो बैठक की, उसमें जो पिछली बार कांवड़ यात्रा हुई थी उसमें जो समस्याएं आई थी उसके बारे में डिस्कस किया गया, और जिसमें जो कमी थी उसको इस बार वो गलती ना हो या वो कमियां ना रहें, उसके लिए हम लोगों ने आपस में बातें की हैं। और भी इसके, ये तो एक मीटिंग की शुरुआत है, अभी जब तक कांवड़ की व्यवस्थाएँ चलती रहेंगी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और हमने एक जो नया चीज़ इसमें ये लिया है कि अब दोनों जो बॉर्डर एरिया, दोनों पे संयुक्त चौकी बनाई जाएगी, उससे थोड़ा हमारा कोऑर्डिनेशन और बेटर होगा। तो हम आशा करते हैं इस बार का कांवड़ पहले की तो पिछली बार की तुलना से और अच्छा होगा। समस्याएं जो होती हैं, पिछली बार देखा गया है कि जैसे एक तो ट्रैफिक जो डाइवर्जन वाला इशू होता है, वो डाइवर्जन को और अच्छे से फॉलो करवाया जाएगा, और बाकी जो कोऑर्डिनेशन जैसे बात करने में जो थोड़ा सा चैनल होगा वो अच्छे से हम इम्प्रूव करेंगे। कि में एक समन्वय मीटिंग की गई है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के जो भी पुलिस उपाधीक्षक और थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और हमारे क्षेत्र के भी जो बॉर्डर के हैं जो थाने पड़ते हैं उनके अधिकारी सब आए थे, और समन्वय मीटिंग हुई कि कांवड़ को किस तरह सुचारू रूप से हम करा सकें। और ये आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत आवश्यक कांवड़ के रेस्पेक्ट में, तो उसी के सिलसिले में एक समन्वय मीटिंग भी बहुत अच्छे से हुई। आपस में हमने सुझाव एक दूसरे को सुझाव दिए भी हैं, और ये व्यवस्था आगे भी चलती रहे, और चौकी इंचार्ज लेवल तक और सिपाही तक आपस में कोऑर्डिनेशन दोनों राज्यों की पुलिस का रहे, उसके संबंध में मीटिंग रही, काफ़ी अच्छी रही। आगे भी इस तरह की मीटिंग और होती रहेंगी, जिससे समन्वय बन के। उधर उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जगह के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेता सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव में भागीदारी करेंगे हैं, और उस एकजुटता को बनाए रहने की बात कही, सामूहिक नेतृत्व की बात भी कही। हम लोग सभी लोग मिलकर निर्णय करें और पार्टी को मजबूत करें, इस बात को कहा गया है, और निश्चित ही ये अच्छा कदम है। चुनावों की तैयारी कांग्रेस कर रही है। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, वरिष्ठ जनों से भी रिक्वेस्ट की है, सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किया है, निश्चित ही वो चिंता में डालने वाला है, और अशोभनीय भी मैं कहूँगा। कई सीटें लगातार
10 साल से ज्यादा होने के बाद भी अनारक्षित है, और कई जगह जहां आरक्षित थी वो आज भी आरक्षित है। तो उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित होता है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए बीआरओ, एनएचएआई से मशीनों की लिस्ट मांगी है। इन मशीनों को जहां पर सड़कें सबसे अधिक बंद होती हैं वहां भेजा गया है, ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है, हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है, और जहां पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया है, इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो।